નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ધ લોકસત્તા. હું છું મનોજ શર્મા. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં હિન્દીને માન્યતા મળી છે. હવે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના જે કામકાજ થશે તેનો પ્રચાર અને એની વેબસાઇટ પર જે અધિકારિક ભાષા છે તેમાં હિન્દી પણ આવી જશે. હિન્દીને જે રીતે પ્રાધાન્ય મળી રહ્યું છે ને આપણા જ દેશમાં હિન્દી બોલતા લોકો કતરાય છે કે શરમાય છે. અને આજે આ જ વિષય પર વાત કરીશું કે જ્યારે હિન્દીને આટલું મહત્ત્વ મળ્યું હોય, ભારત સરકારના જે પ્રસ્તાવ હતો તેને સંયુક્ત રાષ્ટ્રે માની લીધો છે, ત્યારે આજે આ મહત્વ વિશે અને હિન્દી વિશે બંને પર વાત કરીશું. આપણી સાથે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના સંસ્કૃત વિભાગના વડા રામપાલ શુક્લાજી છે અને અનિતા શુક્લા છે જે હિન્દીના પ્રોફેસર છે અને હિન્દી વિભાગના ડીન ઓફ સ્ટુડન્ટ પણ છે. આજે તેમની સાથે આપણે વાત કરીશું. मैडम, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में जो हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है इतने सालों के बाद, हिंदी के लिए, हिंदी समझने वालों के लिए और हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है? धन्यवाद मनोज जी, इस विषय को लेने के लिए सबसे पहले तो मैं खुश हूँ कि आपने इस विषय को उठाया. मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूँगी. हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा नहीं बनाया गया है. सिर्फ ये हुआ है कि अब हिंदी में भी उनकी सूचनाओं का प्रसार होगा, सिर्फ इतना हुआ है. खैर, जो भी हुआ है हमारे लिए ये खुशी की बात है और गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कम से कम इस बात को समझा कि हिंदी को शामिल करना चाहिए. हमें उसके पीछे के कारणों में जाना चाहिए. उन्होंने ऐसा क्यों समझा, क्यों ये आवश्यकता उन्होंने समझी कि हिंदी में भी सूचनाओं का प्रसार होना चाहिए. तो उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या इस समय दुनिया में, मैं डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल के भाषा शोध अध्ययन के संदर्भ से ये बात कह रही हूँ, दुनिया में इस समय हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है. पहले नंबर पर है हिंदी. 1356 मिलियन लोग हिंदी जानते हैं, वो किसी न किसी रूप में उसका उपयोग करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं जैसे भी. उसके बाद अंग्रेज़ी आती है, उसके बाद मंदारिन आती है जो चीन की भाषा है. और इससे पहले भी 2018 में मनोरमा ईयर बुक में भी ये बात आ चुकी है कि हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषा है, व्यवहार की जाने वाली भाषा है. तो संयुक्त राष्ट्र संघ निश्चित रूप से ये चाहेगा कि जो उसकी योजनाएं हैं, जो उसके कार्य हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे. और इसीलिए संभवतः उन्होंने हिंदी को भी लिया है और ये निर्णय लिया गया कि अब सूचनाओं का प्रचार हिंदी भाषा में भी होगा. तो ये निश्चित रूप में हिंदी के प्रसार में एक बड़ी भूमिका निभाएगा. कम से कम लोगों को लगेगा कि अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगर शुरू किया है तो हमें भी करना चाहिए. लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हैं जो आगे चलकर हमारी बातचीत में आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे देश में हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए. शुक्ला जी, आप से भी ये बातचीत करेंगे. आप तो संस्कृत महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं. हमारे जो कर्म कांड हैं, आप हमारा जो पहरवेश है उसको भी काफ़ी फॉलो करते हैं. जैसे मैडम ने बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, मगर हमारा जो समाज है आज वो उस भाषा को बोलने में क्या तो कतराता है या शर्माता है और अंग्रेजी को बहुत प्राधान्य देता है. तो आप पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, किसी भी वस्तु को जब आप स्वीकार करते हैं, यदि आप उसके तात्विक स्वरूप को जानते हैं, उसके महत्व को जानते हैं और गौरव को जानते हैं, तो अवश्य उसको स्वीकार करते हैं. तो इसमें एक फैक्टर तो ये भी माना जा सकता है कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के प्रति जो एक हीन भावना अंग्रेजी वालों के द्वारा डाली गई है, नहीं, लेकिन वो डाली गई कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उसको आप एक्सेप्ट करते हैं. जो हिंदी में वो उससे भी ज़्यादा गंभीर बात आपको करेगा, उसको आप कहेंगे कि ये तो पारंपरिक है, रूढ़ी है,
अविकसित है। ये जो एक कीड़ा घुसा हुआ है ना लोगों के मन में, ये बहुत माने कमी है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, अंग्रेजी में जितना भी फिलोसफिकल सिद्धांत हैं उसके, या जितना दार्शनिक मैटर है, वो लिया तो भारत से ही है, केवल भाषांतर किया है। यदि हम उसको योग की जगह योगा बोल देते हैं तो समझ लेते हैं कि हमने शायद बहुत कुछ तीरंदाजी कर ली। ऐसा नहीं है। आज विश्व इस बात से सहमत हो रहा है कि जो भारत की संस्कृति है, भारत की भाषा है, भारत की मूल परंपराएं हैं, भारत के जो संस्कार हैं, भारत की जो और अनुष्ठान हैं, भारत की जो प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधारों से सम्मिलित है। और जब उसको प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप में देख लेते हैं, तब ये पाश्चात्य विद्वान उसको स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। अब यही योग जब यहाँ वर्षों से, शताब्दियों से आयोजन होता रहा, तब लोगों को ध्यान में नहीं आया। लेकिन वही योग योगा डे के रूप में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित कर दिया तो उसकी अहमियत बन गई। अब इसको आप हिंदी में कहें, चाहे हिंदी के संदर्भ में कहें, चाहे किसी भी भाषा के संदर्भ में कहें, आज हमें इसके प्रचार प्रसार और स्वयं उपयोग करने की आवश्यकता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं, आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी देश में जाते हैं और वो हिंदी में ही अपना वक्तव्य देते हैं, तो क्या उनकी ये गरिमा घट गई, या गौरव घट गया, या नॉलेज कम हो गया? तब क्यों नहीं ये प्रश्न उठाते हो आप? तो जब तक शीर्षस्थ लोग या उसके जानकार लोग और इसका जवाब और प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक ये जो मानसिकता है ना, ये कहना चाहिए अल्प ज्ञान की द्योतक मानसिकता है। ये ज्ञान की मानसिकता तो हम नहीं कह सकते, बिल्कुल, क्योंकि यदि वो ज्ञान उसको होता तो भाषा के जितने लक्षण हैं वो हिंदी और संस्कृत में ही आपको मिलेंगे। अन्य भाषाएं प्रायः दूसरे देशों की भाषाओं पर आश्रित भाषाएं हैं। आप देख लीजिए, अंग्रेजी में लैटिन के शब्द मिलेंगे, जर्मन के शब्द मिलेंगे, फ्रेंच के शब्द मिलेंगे। इनके यहाँ जो साइलेंट वाला सिस्टम है, इनसे पूछो कि ये क्यों साइलेंट है, इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि साइलेंट क्यों है और एक्स्ट्रा क्यों है। अभिप्राय ये हुआ कि भाषा का संपूर्ण ज्ञान विश्व की भाषाओं में ग्रीक और ग्रासमान के नियम के आधार पर, जितना लैटिन भाषा जितनी प्राचीन है, उससे कहीं प्राचीन संस्कृत और हिंदी की प्राचीनता भी देखनी चाहिए ना। जो नूतन नई बनी हुई भाषाएं हैं, उनको आप यदि प्रयोग करते हैं, लोग नई समझ के प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब उसकी गंभीरता और तात्विक मूल्यांकन आप करेंगे तो आपको लौट के फिर वहीं आना पड़ेगा। इसलिए आज भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में स्वीकार किया जा रहा है, तो कुछ तो उसमें दम होगी, कुछ तो उसकी वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता और गौरवता होगा, तब तो स्वीकार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे, नहीं तो आप संयुक्त राष्ट्र संघ को, जैसा कि मैडम ने कहा, केवल प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने स्वीकार किया। एक दिन वो आएगा कि इसी भाषा में ये नियम कानून भी बना करके प्रसारित करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि बोलने वाले हिंदी भाषी होंगे या हिंदी का प्रयोग करने वाले होंगे, तो ये नियम है। हमारे यहाँ MS यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम है, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि जो गुजराती मीडियम से छात्र 12वीं पास करके आता है, 10वीं पास करके आता है, उसको डायरेक्ट आप अंग्रेजी या संस्कृत नहीं बता सकते, तो हम उस भाषा का आश्रय ले करके उसको ज्ञान कराते हैं। सेम कंडीशन आपकी हिंदी की होने वाली है। जब विश्व में आप अपनी बात कहेंगे और सबसे ज़्यादा लोग आपको हिंदी भाषी मिलेंगे पूरे विश्व में, 199 या 200 देशों में से, आपको जान के आश्चर्य होगा 180 देशों में भारतीय निवास करता है। तो उनको जब आप बताएंगे तो आपको उसकी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ भाषा माध्यम के रूप में ये हिंदी को भी स्वीकार करेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैडम, आप तो हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी से जुड़े हुए लोग आपसे संपर्क में रहते हैं, यही सवाल काफ़ी लोग उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे सर ने बताया कि लोग उस भाषाओं को ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं या ज़्यादा बेहतर मान लेते हैं हमारी भाषा को समझे बिना, क्योंकि जो भी है वो हमारी भाषा भी काफ़ी महान है। तो आपके साथ ऐसा होता है जो आपके बच्चे आते हैं साथ में? हाँ, जैसा कि सर ने बताया, वो अज्ञानता के शिकार हैं, वो उपनिवेशवादी मानसिकता के शिकार हैं,
वो छोड़ नहीं पा रहे हैं अंग्रेज़ी और इसके महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बताने में भी कमी रह गई। देखिए मैं बताती हूँ, कोई भी विद्यार्थी जब कहीं प्रवेश लेता है अध्ययन के लिए तो उसके जो सपने होते हैं वो क्या होते हैं? ज्ञान प्राप्त करेगा और अच्छी जगह उसको नौकरी मिल जाएगी, अच्छे पैसे कमाएगा। ये दोनों चीज़ें प्रायोगिक ढंग से भी हमें देखना है, जीवन है हमारा, रोजी रोटी भी बहुत ज़रूरी है। अब लोगों को क्या लगता है, अरे हिंदी पढ़ के क्या करेंगे, हिंदी में तो नौकरियां नहीं हैं। मूर्खता है उनकी, अज्ञानता है उनकी। हिंदी में जितनी नौकरियां हैं, इस विश्वविद्यालय में जितने विषय पढ़ाए जा रहे हैं उस किसी में नहीं है। कहाँ कहाँ है? अब आप देखिए, लोगों को लगता है क्या कर लेंगे आप हिंदी पढ़कर, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में पढ़ाने लगेंगे या अच्छी किस्मत रही तो विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ाने चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप देखिए, हिंदी व्यापार की भाषा बन रही है, हिंदी मीडिया की भाषा है, और चकाचौंध जहाँ है मीडिया में ही आप देख लें कितने पैसे हैं। विद्यार्थी को क्या चाहिए, एक व्यक्ति को क्या चाहिए? एक अच्छा पैकेज चाहिए होता है ना। वो क्यों प्लेसमेंट, कैसा प्लेसमेंट चाहता है? गूगल में जाना चाहता है, फेसबुक में जाना चाहता है, अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आप में भाषाई योग्यता है, अपने आप को आपको बनाने की ज़रूरत है, भाषाई दृष्टि से समृद्ध करने की ज़रूरत है। अगर आप में भाषाई योग्यता है तो आप मीडिया में, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में, मैं कहूँगी विज्ञापनों की दुनिया आप देखिए, भाषा पर ही पूरा टिका हुआ है। आप चलते हुए कभी देखा होगा आपने, अचानक से अमूल के जो बैनर्स लगे होते हैं ना, वो बदल जाते हैं। कुछ वो जो चल रहा होता है हमारे आसपास वो ले आते हैं। जैसे गीतांजलि श्री को जब बुकर प्राइज़ मिला, एकदम से आपने देखा अमूल ने लिख दिया जीतांजलि। ये उनके मन में ये शब्द निर्माण कहाँ से आया और कौन कर रहा है शब्द निर्माण? भाषा के लोग कर रहे हैं, भाषा का ज्ञान जिनको है वह कर रहे हैं। तो रोजगार भी है, खूब है, लेकिन आपको बनाना तो पड़ेगा। अब चलता पुरता तो इंजीनियर्स को भी 8-10 हज़ार ही रुपए मिलते हैं ना, तो उनको भी बनाना पड़ता है। भाषा के विद्वान को भी, भाषा के विद्यार्थी को भी खुद को बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है व्यवहार, किससे आप करते हैं भाषा? कोई कितनी भी अच्छी डिग्री लेकर डॉक्टरी की अपनी दुकान खोल के बैठ जाए, अगर उसे बोलना नहीं आता अपने मरीजों से, समझाना नहीं आता अपने मरीजों को, तो उसकी दुकान नहीं चलने वाली है। कैसे समझाएगा? माध्यम क्या बनेगा? भाषा बनेगी। और क्या वो हर जगह अंग्रेज़ी बोल के, एक बूढ़ी माता जी आई हैं उसके क्लिनिक में, उनसे वो अंग्रेज़ी झाड़कर अपना काम चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा। उसको हमारी भाषा, जो उस माता जी की भाषा है, उस भाषा में बोलना पड़ेगा। आप देखिए अपने घर के आसपास, आप बाज़ार में जाते हैं ना, 2 अलग अलग दुकानें होती हैं। आप किस पर जाना पसंद करते हैं? जो दुकानदार आपसे बहुत अच्छी तरह से बातचीत करता है। तो भाषा तो व्यवहार आपको सिखाती है, सामाजिक संबंधों को बनाना सिखाती है। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, भाषा संस्कृति का वहन करती है। हमारे शब्दों को, हिंदी भाषा के शब्दों को, संस्कृत भाषा के शब्दों को अंग्रेज़ी में अनुदित नहीं किया जा सकता है। अब ज़रा आप बताइए मुझे, गवाक्ष एक शब्द है, कैसे निर्माण हुआ? पूरी संस्कृति है, जो हमारी गौ संस्कृति है, उस शब्द के पीछे वो संस्कृति है। और ये तो मैं एक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, ऐसे न जाने कितने शब्द हैं हमारी भाषा में, तो वो अनुदित नहीं किए जा सकते हैं। भाषा खत्म होगी तो पूरी की पूरी वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए भी भाषा सीखना ज़रूरी है, और ये माताओं पिताओं को, हमारे समाज को समझना चाहिए कि आप जो भाषा सीख रहे हैं, यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं, वो आपको रोजी रोटी भी दूसरों से बेहतर देने में सक्षम है, और वो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में भी सक्षम है। तो इसलिए ये जागरूकता यदि आप अपने इस मीडिया, जो आपके पास साधन है, ताकत है, जो उसके माध्यम से ला सकते हैं समाज में, तो हिंदी तो महत्वपूर्ण है ही। उसके महत्व को स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वो महत्वपूर्ण है। सर, आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये सवाल समाज में काफ़ी पहले भी उठ चुके हैं कि जो हमारी अलग अलग प्रांत हैं देश में, अलग अलग भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं,
उसको छोड़कर, राष्ट्र की भाषा को छोड़कर हम जब अंग्रेजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारा जो युवा धन है वो बेहतर शिक्षा हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अंग्रेजी में कॉम्पीट नहीं कर सकता है। इसी वजह से फिर वो आगे नहीं जा सकता है। तो आज जब ये हम हिंदी की बात कर रहे हैं या मैडम भाषा की बात कर रही है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे रीजनल भाषाएं और हमारी देश की भाषाएं? देखिए, भाषा जैसा कि इन्होंने भी बतलाया, एक सांस्कृतिक मौलिकता को वहन करती है। यदि आपको जितनी परंपराएं भारत में मिलेंगी, आपने जो कहा ना कि अलग अलग प्रांत हैं, प्रांत भले अलग अलग हों, बोलियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके व्रत, त्यौहार, नियम, परंपरा एक जैसी है। साउथ में जो हमारे यहाँ पूजन पद्धति है, जो परंपराएं हैं, नवरात्रि की हों, चाहे शिवरात्रि की हों, चाहे दीपावली की हों, वो भी मनाएंगे। उत्तर भारत के भी मनाएंगे, पश्चिम भारत के भी मनाएंगे, दक्षिण भारत के भी मनाएंगे। इसमें एक रूपता, क्रियात्मकता होती है, क्रिया की एक रूपता है। केवल आपको व्यवहार पक्ष में ही भाषा विभिन्न दिखाई दे रही है। इसलिए शायद आपको पता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में केवल 15 भाषाएं थीं, स्वीकृत की गई थी। आज शायद 21 और 22 राइट। क्यों कही गई? क्योंकि उस प्रांत विशेष में उस भाषा की इतनी अहमियत और गंभीरता और गौरवता को स्वीकार किया, इसलिए संविधान ने भी किया। अब आप ये कह रहे हो कि राष्ट्रभाषा को छोड़ करके या राजभाषा को छोड़ करके अन्य भाषाओं में जो लोग जाते हैं, इसको हमारे यहाँ एक चीज़ है, ये तथाकथित विकासवादी लोग हैं। तथाकथित विकासवादी इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप अंग्रेज़ी बोलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जेंटलमैन समझा जाएगा। यदि संस्कृत और आप हिंदी बोलोगे तो आपको जो है ये समझा जाएगा कि आप रूढ़ी हैं, परंपरावादी हैं। ऐसा कैसे संभव है? अच्छा, उसी रूढ़ता और परंपरा को आप अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करेंगे तो आप कर नहीं सकते। जैसे कि उन्होंने एक शब्द का अर्थ दिया, हमें कह रहे हैं कि आप कितने ऐसे शब्द हैं भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र से उद्भूत हुए हैं और वो भाषा में स्वीकार हुए, उनका आप किसी भाषा में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो आप कैसे बताएंगे? तो ये जो नई पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी इस समय थोड़ा टेक्नोलॉजी का अंधानुकरण कर रही है। अंधानुकरण उसे कहते हैं कि आगे इसमें भविष्य कितना है वो नहीं वो देख रहे हैं। वर्तमान की चकाचौंध में हम अच्छे दिखाई दें। देखिए, एक बात बताऊं, बिजली की जो तड़क की बिजली होती है वो बहुत समय तक के लिए नहीं टिकती है, होती ज़रूर आकाश की, वो क्षणिक होती है। इन लोगों का जो मोह है ना, ये मोह भंग हो जाएगा, लौट करके फिर आप भारतीयता में ही आएंगे। आज विश्व क्यों भारत की तरफ देख रहा है? क्योंकि इसकी भाषा की गंभीरता देख रहा है, इसकी सांस्कृतिक गंभीरता देख रहा है, संस्कृति में छिपे हुए जो हमारे वैज्ञानिक रहस्य हैं उसको देख रहा है, हमारी परंपराओं को देख रहा है, हमारे क्रियाकलापों को देख रहा है, हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों के द्वारा किए गए प्रयोगों को आज आप साइंस में प्रयोग कर रहे हो, वही रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको ज़बरदस्ती वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये एक काल खंड है, जिस काल खंड में आपको एक उदाहरण देता हूँ। पहले के लोगों ने जब शुरुआत में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद कंप्यूटर का युग आया, इतने कंप्यूटर इंजीनियर पैदा हुए कि दूसरे सेक्टर में एडमिशन कम और कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए होड़ लग गई, सीटें फुल हो गई। अब वो इतने ज़्यादा हो गए कि अब वो रोड पर मिल रहे हैं। ठीक है, अब फिर से आर्ट्स की तरफ भगे लोग। ये एक सिस्टम होता है, हर साल हमारे यहाँ एक कहावत है, हर 10 साल में इतिहास अपने आप को दोहराता है। वो एक ज़माना था, अब आप अंधानुकरण करते गए, जब देखा कि उसमें भी बेरोजगारी हो गई, फिर आप लौट के जहाँ के तहाँ आए। हमारे यहाँ हिंदी और संस्कृत में बेरोजगार शब्द में, पहली बात तो ये बेरोजगार शब्द भी हमारा नहीं है, समझिए आप, बेशब्द और रोजगार शब्द दोनों उर्दूवाची शब्द है। हमारे यहाँ जितना भी शब्दावली है वो इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति अपने आप को व्यवसाय से युक्त मानता ही है। आपको जान के आश्चर्य होगा, संस्कृत का विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेता है, दूसरे साल से कमाना शुरू कर देता है, अपनी फीस सब निकालता है। आज हिंदी का विद्यार्थी हिंदी में एमए में लेता है, दूसरी जगह वो ट्यूशन भी पढ़ाता है। बैंक में चल रहा है हिंदी भाषा का प्रयोग, रेलवे में चल रहा है हिंदी भाषा का प्रयोग, टेलीफोन में चल रहा है हिंदी भाषा का प्रयोग, बिजली विभाग में चल रहा है हिंदी भाषा का प्रयोग।
अभी आपको एक जानकारी दे दूं, मैं ये बहुत दिनों से कहता चला आ रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक ज्ञान उसकी मातृभाषा में ही होना चाहिए। आज मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ, कितने गुजरात के बच्चे हमारे गुजराती मीडियम, गुजराती मातृभाषा है उनकी, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। आज वो गुजराती बाँच नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, गुजराती लिख नहीं सकते। क्या आप अपनी मौलिकता से दूर नहीं हो रहे हैं? उनके दादाजी से पूछो, यदि उनका नाम लिखा होगा गुजराती में परसोत्तम भाई, तो पढ़ नहीं सकते। बोले अंग्रेजी में लखी ने आपो तमें मैंने। आप मूल जल को छोड़ करके पेड़ को सिंचित और पल्लवित पुष्पित नहीं देख सकते। आपको लौट के मूल जड़ में ही सिंचन कार्य करना पड़ेगा। मातृभाषा में यदि प्रारंभिक शिक्षण होगा तो भाषा के प्रति उनका लगाव भी होगा और उसका गंभीरता का भी ज्ञान होगा। मैडम, मैं आखिरी दौर में आ रहा हूँ। ये मेरा सवाल गलत शायद हो सकता है, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ कि जब हमारे बच्चे को हमको विदेश पढ़ने भेजना होता है, IELTS कराना होता है, अंग्रेजी पढ़ाना होता है, उस लेवल का अंग्रेजी आएगा तब वो IELTS क्लियर करेगा, और उसकी तैयारी वो शुरुआत से ही कर देते हैं कि उसका बेहतर अंग्रेजी हो। कभी ऐसा होगा मैडम कि हिंदुस्तान में यदि कोई बच्चा पढ़ने आए और उसे हिंदी का IELTS कराना पड़े, कि आपको हिंदी आती है तब आप आइए? बिल्कुल, और आ रहे हैं विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय में। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ यूरोपियन देशों से विद्यार्थी आ रहे हैं PhD करने, मॉरिशस से आ रहे हैं PhD करने हिंदी में। मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। उन्हें उनका महत्व पता चल रहा है, और मुझे खुशी होती है कि उन विद्यार्थियों की हिंदी, वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारे विभाग में जो विद्यार्थी हैं बहुतों से अच्छी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत सरकार ने जो ICCR है हमारा, उसने दुनिया के कई देशों में अपनी पीठें स्थापित की हैं। 2018 में मेरा चयन हुआ था हंगरी में, जो वहाँ पर विश्वविद्यालय है, वहाँ की पीठ के लिए। कोविड आ गया, उसके बाद मैं गई नहीं जा पाई, और कुछ हमारे विश्वविद्यालय के नियम भी इस तरह से हैं कि मैंने जाना ठीक नहीं समझा, उचित नहीं समझा। परंतु मैं जुड़ गई फिर ऑनलाइन लोगों के माध्यम से। MA के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया विश्वविद्यालय की अनुमति से, और उन्हीं में से एक विद्यार्थी ने आवेदन किया है आने के लिए। तो वो वहाँ हिंदी उस स्तर की पढ़कर उसकी जानकारी प्राप्त करके तब यहाँ आ रहा है। और मैं आपको बताऊँ, सर बात कर रहे थे व्यवसाय की, हिंदी भाषा में व्यवसाय की। जब हम ये कह रहे हैं कि आप हिंदी सीखें और हिंदी के महत्व को समझें, तो हम ये स्पष्ट होना चाहिए कि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरी भाषाएं ना सीखें ना जानें, बल्कि ये शोधों से पता चला है कि जो व्यक्ति कई भाषाएं जानता है, 4, 5, 6, जैसे 5, 6 भाषाएं तो मैं भी जानती हूँ, बोलती हूँ, समझती हूँ, उसके मस्तिष्क का विकास दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है। तो विद्यार्थी सीखें। हिंदी के क्षेत्र में या भाषा के क्षेत्र में अनुवाद व्यवसाय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनकर उभर रहा है। अनुवाद आप कब कर पाएंगे? जब आपको एक से अधिक भाषाएं आएंगी। इसकी तरफ विद्यार्थियों का ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे पास भी कई बार इस तरह के फ़ोन आते हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों से, कुछ कहीं और से, कि हमें अनुवादक की ज़रूरत है, कृपया अपने विभाग से अच्छे विद्यार्थी भेजें। पर कई बार दुख होता है कि हमारे विद्यार्थी, अगर हिंदी उनकी अच्छी है तो अंग्रेज़ी नहीं अच्छी है। तो साथ में दूसरी भाषाएं सीखना भी ज़रूरी है। और अनुवाद एक ऐसा क्षेत्र है जहां विद्यार्थी अपना उद्योग खड़ा कर सकता है। आप एक अनुवाद की एजेंसी खोलकर बैठ जाइए, 10-12 को आप रोज़गार दे सकते हैं, व्यवसाय दे सकते हैं। तो हिंदी वालों को ये समझना होगा, हिंदी के बच्चों को जो ये आपका से बातचीत हो रही है वो सुन रहे होंगे, उनको ये समझना चाहिए कि व्यवसाय के और रोज़गार के बहुत व्यापक क्षेत्र हैं हिंदी भाषा में, और दूसरी भाषाओं में भी, संस्कृत की बात करें हम या भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं, उन्हें खुद को बनाना पड़ेगा, उन्हें अपने व्यक्तित्व का उस तरह से निर्माण करना पड़ेगा। इसके बगैर काम नहीं हो पाएगा। तो हम IELTS जैसा कोई और कुछ परीक्षा शुरू करें या ना करें वो अलग बात है, पर निश्चित रूप से हमारे विश्वविद्यालयों में कुछ तो मानक है ही, उसके बगैर सीधे प्रवेश नहीं मिल जाता है। वो तो सरकार अपनी तरह काम कर रही है। दूसरी तरफ मैं यहीं पर जोड़ना चाहूँगी, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें भी भारतीय भाषाओं के विकास और संवर्धन की बात कही गई है।
अब उसे किस तरह से हम लागू करें, ये मुझे लगता है सर, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। मैं किस तरह से अपनी भाषा को देखती हूँ और गौरव महसूस करती हूँ अपनी भाषा बोलने में और उसका व्यवहार करने में, मुझे नहीं पता आप कैसे कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और हिंदी के महत्व को समझाने के लिए। આ હતા મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના હિન્દી વિભાગના ડીન ઓફ સ્ટુડન્ટ અને હિન્દીના પ્રોફેસર પણ છે રામપાલજી છે શુક્લાજી, તેઓ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના વડા છે અને હાલ જે આપણે વાતચીત કરી છે, ભાષાની વાતચીત કરી છે, હિન્દીને સંયુક્ત રાષ્ટ્રે જે મહત્ત્વ આપ્યું છે તેની પાછળનું કારણ પણ મેડમે જણાવ્યું છે કે સૌથી વધારે ભાષા હિન્દી બોલાય છે દુનિયામાં અને તેના જ માટે જે પ્રચાર પ્રસાર છે તેમાં હવે હિન્દીનો પ્રયોગ કરશે, કેમ કે સંયુક્ત રાષ્ટ્રની કામગીરી વધુ લોકો સુધી પહોંચે। હિન્દીની ચર્ચામાં આપણે એવી પણ ચર્ચા કરી કે તમારે ભાષાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, ભાષાનો મહત્વ હોવું જોઈએ। એવું ક્યાંય નથી કે તમે અંગ્રેજી ના બોલો, પરંતુ અંગ્રેજી બોલ્યા બાદ તમને લાભ ત્યારે થશે જ્યારે તમને તમારી ભાષા પણ આવડશે। તમારી ભાષાથી દૂર થઈને તમે કોઈ બીજી ભાષા જો સમજી અને બોલી શકશો તો એટલો મહત્વ નહીં હોય। હિન્દીના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમના માટે સૌથી વધુ રોજગાર છે જો એ અન્ય ભાષા પણ જાણતા હોય। એટલે વધુ ભાષાઓનું જ્ઞાન જો તમારી પાસે હશે તો તમે વધારે જ્ઞાની હશો, ના કે કોઈ એક વિશેષ ભાષા જો તમને આવડી ગઈ અને તમે તમારાને જ્ઞાની સમજતા હશો તો તે તમારી સૌથી મોટી મૂર્ખામી હશે।